हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूएपीए के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि यूएपीए के ऊपर कुछ वीडियोस बनाया जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि यूएपीए एक्ट है क्या, इस एक्ट की ज़रूरत इंडिया में क्यों महसूस हुई, ये एक्ट किस पे लागू होगा, और इसके साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपके सामने रिवील करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये एक्ट क्या है। एक्चुअली यूएपीए का फुल फॉर्म होता है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और ये एक्ट 1967 में बना था। ये एक्ट एक्चुअली बहुत ही पुराना है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस एक्ट को बनाने का या इस एक्ट को लाने का रीजन क्या था, यानी कि रीजन बिहाइंड दिस एक्ट। तो इसे हम रिवील करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्ट को बनाने का जो सबसे मेन रीजन था वो था इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इसको प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ जो अनलॉफुल एसोसिएशंस क्रिएट होते हैं या जो एक्टिविटी होते हैं उसको प्रिवेंट करना। तो अब हम लोगों को एक और चीज़ जानना जो सबसे ज़रूरी है कि ये एक्ट कैसे आया। एक्चुअली आर्टिकल 19 हमारे फंडामेंटल राइट का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और ये आर्टिकल इंडिया के सभी लोगों को ये राइट देता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या कोई भी एक्ट कर सकते हैं वो। लेकिन जब ये एक्ट नहीं अवेलेबल थे उस समय आर्टिकल 19 का मिसयूज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया था। कई बार ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाते थे जिसके कारण से आर्टिकल 19 को यूज करते हुए इंडिया के इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी या यूनिटी पे डेंजर क्रिएट हो जाता था। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक लॉ लाने की बहुत ही सख्त ज़रूरत महसूस हुई। तो बाद में आर्टिकल 19 को फर्स्ट अमेंडमेंट में अमेंड करके एक न्यू वर्ड ऐड किया गया, और उस वर्ड का नाम था रीजनेबल। और बाद में जाकर इसको यूज करते हुए फंडामेंटल राइट के ऊपर, पूरे फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे। और इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा स्टेट ये डिसाइड करता था कि आप अपने फंडामेंटल राइट को कितना यूज करेंगे और किन चीज़ों को उसका मिसयूज माना जाएगा। और इसके बाद 1963 में NIA यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल राइट में एक और अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के बाद ही यूएपीए यानी कि द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को लाया गया। फाइनली यूएपीए का जो बिल था वो इसी 1963 के अमेंडमेंट के बाद ही इस बिल को लाया गया, यानी कि यूएपीए बिल 1963 में आया, लेकिन फाइनली 1967 में जाकर ये एक्ट बना, क्योंकि 1967 में ही इस पे राष्ट्रपति का मुहर लगा था। और जब फाइनली ये बिल बनकर तैयार हो गया, यानी कि ये एक्ट बन गया, उसके बाद गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गए, और इस गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गया कि वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट वर्क कर रहा हो या उसके इंटीग्रिटी या यूनिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहा हो, उसको पनिश किया जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी वैसे ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या इंडिविजुअल पर्सन को भी पनिश कर सकता है जो इंडिया के इंटीग्रिटी या यूनिटी के लिए कोई खतरा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे बहुत बार कैसे कंडीशन क्रिएट हो जाते थे पहले भी और आज भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आज भी एक एग्जाम्पल ले लें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे स्लोगन सुनाई पड़ते हैं या दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ये कहीं न कहीं हमारे इंटीग्रिटी या यूनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होता है। तो सबसे पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया गया था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को। लेकिन बाद में इसको अमेंड करने के बाद इसमें सिंगल पर्सन, यानी कि कोई भी वैसे पर्सन जो इंटीग्रिटी या यूनिटी के लिए खतरा हो, चाहे वो एक अकेला पर्सन ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी ये इम्पोज किया जाने लगा। और ये यूएपीए एक्ट गवर्नमेंट को और एक एक्स्ट्रा पावर दिया कि वो किसी भी वैसे ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को बैन कर सकता है जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या कोई अनलॉफुल एक्ट में इन्वॉल्व हो। जैसे एग्जांपल के लिए सिमी को भारत सरकार ने एक बार बैन कर दिया था।
तो चलिए अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यूएपीए एक्ट को कब कब अमेंड किया गया और किस तरीके से इसको और इम्पावर्ड किया गया है। तो अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो जो सबसे पहला अमेंडमेंट था यूएपीए में वो था 1969 में। उसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट आया था यूएपीए में वो था 2004 में। उसके बाद तीसरा अमेंडमेंट 2008 में और चौथा अमेंडमेंट 2012 में। और इसके साथ ही साथ 2019 में भी यूएपीए में एक और अमेंडमेंट किया गया है फाइनली, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा बहुत जल्द ही। इसके साथ ही यूएपीए को सपोर्ट करने वाले दो और एक्ट को अमेंड किया गया था और वो पहला एक्ट था द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1972 में इसको अमेंड किया गया था और दूसरा एक्ट था द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 1986 और इस एक्ट को 1986 में अमेंड किया गया था। यानी कि अगर मैं पूरे अमेंडमेंट की बात करूं तो टोटल अभी तक में 6-7 टाइम्स इसके लिए अमेंडमेंट हो चुके हैं। यानी कि जो पहला अमेंडमेंट था वो 1969, 2004, 2008, 2012 और 2019 और इसके साथ साथ इसके सपोर्टिव अमेंडमेंट यानी कि 1972 और 1986 में भी हुए थे। और ये जो अमेंडमेंट हुए ये सारे के सारे अमेंडमेंट गवर्नमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग करता चला गया, ये सारे अमेंडमेंट, कि वो किसी भी ऐसे पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो ब्लॉक कर सके, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। और इस सभी अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये यूएपीए एक्ट और भी स्ट्रॉन्ग बनाता चला गया कि अगर कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन अगर हमारे संविधान या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई अगर एक्ट करता है तो उसको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है। तो चलिए अब हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग बातों को भी डिस्कस करते हैं जो इसमें अवेलेबल है। तो ये जो 3 अमेंडमेंट हमने आपको बताया था, जो 3 अमेंडमेंट मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस तीनों अमेंडमेंट में यानी 2004 का अमेंडमेंट, 2008 का अमेंडमेंट और 2012 का अमेंडमेंट, ये तीनों अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ। इस तीनों अमेंडमेंट में ऐसा किया गया था, एक्चुअली ये यूएपीए से रिलेटेड और भी 2 एक्ट पहले भी हो चुके हैं। आपने सुना होगा इन दोनों का नाम, एक एक्ट का नाम था पोटा और दूसरा था टाडा। ये दोनों बहुत ही हार्ड एक्ट हुआ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट का प्रोविजन देता था किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट। तो एक्चुअली ये दोनों के दोनों लॉ इतने ज़्यादा हार्ड थे और स्ट्रिक्ट थे कि बाद में गवर्नमेंट ने इन दोनों को खत्म कर दिया। और लेकिन बाद में जो 2004 में यूएपीए में अमेंडमेंट हुए थे और 2008 में जो अमेंडमेंट हुए थे, इस दोनों अमेंडमेंट में पोटा और टाडा के लगभग सभी एक्ट को, जो सभी प्रोविजंस थे, जो हार्डनेस थे, वो सभी के सभी उठाकर यूएपीए में भी डाल दिया गया, ये 2004 और 2000 एक्ट के अमेंडमेंट में। और इस 2004 और 2008 के अमेंडमेंट के बाद यूएपीए जो एक्ट था वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर अगर यूएपीए एक्ट अगर इम्पोज कर दिया जाता है तो पुलिस वाले के पास पावर होती है कि वो 6 महीने तक पुलिस कस्टडी में रख सकती है बिना उसको कोर्ट में पेश किए। और बाद में 2012 के अमेंडमेंट में इसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। 2012 के अमेंडमेंट में ये किया गया कि एक आपको मैंने एक और वीडियो बनाया था आपके लिए FATF के ऊपर, आप उसे एक बार देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। तो 2012 में जब ये अमेंडमेंट किया गया था तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है जो बहुत सारे देश मिलकर बनाए हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 2012 में ये यूएपीए के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की गई और थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग किया गया। तो फाइनली यूएपीए के अमेंडमेंट के बाद जो फाइनल यूएपीए बना उसमें जो प्रोविजंस अवेलेबल थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को मैं आपको बता देता हूं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें सबसे पहला प्रोविजन ये था कि अगर किसी भी पर्सन को अगर पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेते हैं इस एक्ट के अंदर तो उसको बिना चार्जशीट फाइल किए कोर्ट में उसको 6 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है और इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसके अलावा इस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नॉट अलाउड है, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं लिया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये एंटीसिपेटरी बेल क्या है? एंटीसिपेटरी बेल होता है यानी कि आप सुनते होंगे कई बार कि कोई पर्सन या कोई अगर क्रिमिनल है या कोई भी पर्सन है जिसको पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते हैं, कस्टडी में लेने आते हैं और वो गिरफ्तार होने से पहले ही कोर्ट में जाकर अपने लिए बेल
ले लेता है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो इस यूएपीए एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल को अलाउड नहीं किया गया है, यानी कि आप पहले बेल नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रोसीडिंग्स का यानी कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जो प्रोविजन दिया गया है, इसके लिए यह कहा गया है इस एक्ट में कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट में ही इसके प्रोसीडिंग्स चलेंगे और इसके साथ ही साथ जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो क्लोज डोर हियरिंग होंगे, यानी कि वो ओपन कोर्ट में नहीं होगा, यानी कि ना कोई जर्नलिस्ट वहाँ अलाउड होंगे ना कोई थर्ड पर्सन अलाउड होंगे। और इसके साथ ही साथ ये जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस एक्ट से रिलेटेड। सो फाइनली टेररिस्ट एक्टिविटी और एसोसिएशन को कंट्रोल करने वाले ये जो एक्ट यूएपीए है वो धीरे धीरे टाइम के साथ हर अमेंडमेंट के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइड होता चला गया। और इसी के क्रम में बहुत बार इसमें अरेस्ट भी बहुत सारे लोगों को किया गया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो महेश राउत, सोमा सेन, सुधा भार्गव, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको इस एक्ट के अंदर गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट किया गया था। सो फाइनली आज मैंने यूएपीए एक्ट और इसके बहुत सारे अमेंडमेंट और प्रोविजंस के बारे में बात किया। सो फाइनली आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपको इसमें कहाँ और क्या कंफ्यूजन है। मैं अगले वीडियो में यूएपीए अमेंडमेंट 2019 जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए थे, मैं उसके ऊपर मैं आपके लिए मैं वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें से और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक जरूर कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।